मेरे साथ इस वक्त हर्ष दुबे जुड़ रहे हैं, जो कि छात्र नेता हैं और सबसे पहले एनडीटीवी पर ही आपने उन्हें नीट के मामले में देखा था, लेकिन अब वो इस नया जो आंदोलन है जिसमें आरक्षण रिफॉर्म्स की बात हो रही है उसको लेकर नेतृत्व कर रहे हैं। मैं उनके पास जा रही हूँ। हर्ष, आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि आप ब्रजेश पाठक से मिले, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम से, क्या मांग रखी है आपने उनके साथ? ब्रजेश सर के साथ हमने कोई डिमांड्स नहीं रखी है। वहां सिर्फ एक डिमांड रखी है कि हमारी बातों को प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऊपर मंत्रालय में कराया जाए। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम कराएंगे। तो हमने कहा कि अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी या नरेंद्र मोदी जी से इस विषय पर बात कराई जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाए कि हाँ हम आपको आश्वस्त करते हैं कि ये बदलाव किए जाएंगे समय के साथ। ये कोई डिमांड्स नहीं था। आपको मेमोरेंडम जल्द ही मिल जाएगा। और जो लोग इस विषय पर मेरे खिलाफ में वीडियो बना रहे हैं वो सिर्फ अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। नहीं हर्ष, जितना मैंने आपसे बात करी, इससे पहले भी नीट के मामले में कई बार आपसे बात की, आप आरक्षण से बहुत आहत थे क्योंकि आपको लगा आपका हक छीना जा रहा है। तो मांग क्या है आपकी? क्या आरक्षण को खत्म कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिजर्वेशन में रिफॉर्म, आप मेरे पीछे की होर्डिंग देख सकते हैं, वहां भी लिखा हुआ है रिजर्वेशन में रिफॉर्म। रिजर्वेशन एक अच्छी पॉलिसी है। उसका काम था कि गरीब तबके लोग, जो शोषित और वंचित लोग हैं, उन तक सुविधाएं पहुंचाई जाए ताकि वो अपलिफ्ट हो सकें। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिकरण इतना ज्यादा बड़ा, वोट बैंक की राजनीति सिर्फ आरक्षण बन के रह गया, जिसके कारण जिन व्यक्ति के लिए आरक्षण था उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ ही लोग उसका सिर्फ फायदा उठा रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगी कि कुछ जातियों को बाहर कर दिया जाए। आप कह रहे हैं बहुत से लोग इसका फायदा उठा रहे हैं जिन्हें जरूरत नहीं है, तो आप ये चाह रहे हैं कि कुछ जातियों को बाहर कर दिया जाए? क्या ये मतलब है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जातियों को बाहर करने का मतलब ही नहीं है। उस व्यक्ति को दिया जाए जो जात पात की राजनीति करनी ही नहीं है। यही प्रॉब्लम है। जात पात की राजनीति ही नहीं करनी है। जात पात में हमें नियम कानून ही नहीं बनाने हैं। हमें नियम और कानून मानवता के आधार पर बनाने हैं। अगर मैं क्राइम कर रहा हूं तो मैं दोषी हूं, सामने वाला क्राइम कर रहा तो वो दोषी है। ये ना हो कि एक व्यक्ति तो दोषी है, दूसरा नहीं है। ठीक है, आप जो कह रहे हैं हर्ष, मुझे ये बताइए कि लखनऊ में प्रदर्शन हुआ, अब वहां ये कहा गया कि जो आर्थिक, क्योंकि आपके दिल्ली के जंतर मंतर के बाद लखनऊ में भी हुआ, वहां ये कहा गया कि जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं उन्हें आरक्षण क्यों मिल रहा है। तो क्या आप लोगों की भी यही मांग है? जिस मेमोरेंडम की आप बात कर रहे हैं, जो आपने अभी खाका नहीं बताया हमें, लेकिन क्या यही मांग है? बिल्कुल बिल्कुल। भाई एक बात बताओ, मायावती जी के बच्चों को, परिवार के बच्चों को क्या जरूरत है रिजर्वेशन की? चिराग पासवान जी के बच्चों को क्या जरूरत है रिजर्वेशन? उनके ही गरीब तबके के जो लोग हैं उनको जरूरत है, उन तक पहुंचाया जाए। ये वो लोग ले रहे हैं, सिर्फ कुछ चंद लोग उसका फायदा उठा रहे हैं और वो लोग ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, बाकी लोगों को नॉन स्टॉप हम दबाते जा रहे हैं। तो हमारा कहना है, जैसे अगर हम देखें तो SC/ST कम्युनिटी के लगभग 10% लोगों ने ही सिर्फ 12th पास किया है। तो 90% लोग जब 12th ही पास नहीं कर पा रहे तो वो रिजर्वेशन का फायदा कैसे ले पाएंगे? पहले तो उनको 12th पास कराइए ना, उसके बाद ही तो वो जॉब सिक्योर कर पाएंगे। तो मेरा कहना है कि उनकी बौद्धिक स्तर बढ़ाया जाए, जिससे कि देश में प्रतिभाएं आगे बढ़े और प्रतिभाशाली और बच्चे आगे बढ़े, जिससे कि देश विकसित भारत की ओर बढ़े। हमारा सवाल है कि कैसे आप विकसित भारत 2047 तक बनाएंगे अगर निगेटिव नंबर वालों को डॉक्टर इंजीनियर बनाते रहेंगे? मुझे लगता है ये बात नहीं बना पाएंगे। हाँ, इसलिए बदलाव की आवश्यकता है, तभी हम विकसित भारत की ओर बढ़ पाएंगे। और ये रिजर्वेशन का मकसद था लोगों तक अच्छी सुविधाएं पहुंचाना, जिससे कि शोषित वंचित लोग आगे बढ़ सकें, तो उन तक अच्छी सुविधाएं पहुंचाई जाएं। ये बात आपने मुझे उस समय भी बताई थी नीट के मामले में, क्योंकि आपने कहा था ग्रेस मार्क्स मिल गए, उसकी वजह से मैं 3 बार मैंने पेपर में क्लियर नहीं कर पाया। तो ये आपका मुद्दा पहले भी रहा, लेकिन आप आंदोलन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम आंदोलन कर रहे हैं, हम अपनी मांगे रख रहे हैं। तो CJP भी तो वही कर रही थी, तो आप CJP पर इतने आक्रामक क्यों थे? दोनों में फर्क क्या है? हम में और CJP में यही फर्क है कि हम एकजुटता की बात करते हैं। हम पक्षपात नहीं करते हैं कि ये सरकार है, ये पक्ष है। यहाँ पर अगर दिल्ली में है तो हम बयान देंगे, और अगर वही बात झारखंड में है तो हम नहीं कहेंगे। ये मेरे अंदर नहीं है। मेरे अंदर ये है कि चाहे वो कोई भी हो, अगर गलत है तो गलत, और सही को सही कहने की हिम्मत रखता हूँ मैं। डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखता हूँ, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या प्रतिपक्ष में हो। गलत को गलत CJP कहे, बस यही अंतर है। यही अंतर है, आप कह रहे हैं। चलिए हर्ष, आप ये कह रहे हैं कि इस मांगों के लिए 2 दिन इंतजार करेंगे, और अगर 2 दिन इंतजार के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो फिर आप फिर से आंदोलन करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती थी, क्योंकि आरक्षण को लेकर इस वक्त सियासी तलवारें भी खिंच चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अब इसे लेकर बहुत से लोग कहते हैं, जैसे आपने कहा, बहुत से लोग कहते हैं मनुस्मृति को किस तरह से डिसाइफर किया गया, उसको किस तरह से परिभाषित किया गया, उसके भी कई वर्जन हैं। और कौन से वर्जन को आप मान रहे हैं? क्या मनुस्मृति ये
सिखाती है। मेरा बहस का जो मुद्दा है, मैंने आपसे बड़ा सीधे ये पूछा, आपने हिजाब और घूंघट की बात कर दी, बहुत जगह ये माना जाता है, लेकिन सीधी बात यह है कि जब हम कहते हैं स्मैश पेट्रियार्की, जो बात राहुल जी कह रहे हैं स्मैश पेट्रियार्की, तो क्या हम ये कहें कि महिला आज भी घूंघट में चले? क्या हम ये कहें महिला आज भी हिजाब में चले? आप सही कह रहे हैं, कई जगह ऐसी हैं जहां पर घूंघट लाजमी हो जाएगा, हिजाब लाजमी हो जाएगा, लेकिन हम अपने वैचारिक सिद्धांत तो रखेंगे ना सामने मैम। क्या हम कहें महिला आज भी घूंघट में ही रहे? हम ये कहें महिला आज भी हिजाब में ही रहे? जब हम ये कहते हैं ना तो हम उसी के अंदर उसे दायरे में बांध देते हैं, इसीलिए एक स्टैंड लेना जरूरी है। मैं आज ये मानती हूं आप ही की बात पर, मैं गुरु प्रकाश जी से पूछती हूँ। गुरु प्रकाश, हाँ 20 सेकंड, हाँ बोलिए 20 सेकंड बोलिए। आपने जो कहा, हाँ। एक होता है तर्क और एक होता है कुतर्क। हाँ। स्मैश द पेट्रियार्की का अर्थ है कि जिस तरह से ब्रजभूषण सिंह यौन उत्पीड़न करता है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती, कुलदीप सेंगर इसी तरह से बहुत ही लाइटली छोड़ दिए जाते हैं, चिन्मयानंद के ऊपर केस खत्म हो जाता है और भी दर्जनों हमारे सामने हैं। स्मैश द पेट्रियार्की का अर्थ यह है कि जो लोग आपके उत्पीड़क बने, आप उनके खिलाफ खड़े हो जाइए, वह है स्मैश द पेट्रियार्की। जो कोई भी व्यक्ति जिसको साधारण पर मैम वहां उस मंच से जिससे राहुल जी बोल रहे थे उसमें ना ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम था और ना कुलदीप सेंगर का नाम था। अगर आप वो लेकर बात करती तो मैं शायद उस पर चर्चा करती। आप वहां मनुस्मृति की चर्चा कर रहे थे और आप ये बता रहे थे कि महिलाओं को इसी तरह से रहने की बात कही गई है मनुस्मृति के हवाले से। तर्क, एक होता है कुतर्क। हाँ। कुतर्कों पे नहीं जाना है, तर्क पर रहेंगे। नहीं तो वही तो कह रही हूँ मैम, जो आपने वहां कहा उसी के हवाले से सवाल पूछ रही हूँ। जो मनुस्मृति को दिखाकर सवाल पूछे गए तो मनुस्मृति के हवाले से ही मैं गुरु प्रकाश जी से पूछ लेती हूँ। तर्क दे कुतर्क ना दे, ठीक है ना? तर्क दे कुतर्क ना दे, और इसीलिए वो सवाल पूछूंगी। गुरु प्रकाश जी जरा बताइए, जो बात अनुमा जी बोल रही हैं मैं आपसे पूछूंगी कि उन्होंने कहा कि मनुस्मृति ये बताती है, जो राहुल गांधी ने वहां पर कहा कि महिला अपने चरित्रहीन पति के भी अधीन रहे, ये वो बता रही हैं। अब इस पर आज किरण रिजिजू कहते हैं कि मनुस्मृति का हवाला तो देते हैं, लेकिन ये कभी 3 तलाक पर नहीं बोलते हैं, 3 तलाक के समर्थन में भी नहीं खड़े होते हैं। जब हम कानून लाए तो कोई खड़ा नहीं हुआ। ये बात आज किरण रिजिजू जी ने कही। आज अनुमा जी कह रही है इसको इस तरह इस नजरिए से देखना गलत है। नहीं सुचारिता, मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था इनकी बातों को और बड़ा दुख होता है। मतलब दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा है, हाइट्स ऑफ डुअल स्टैंडर्ड है। देखिए 80 के दशक में एक नारा चला था, बेटी है सरदार की देश के गद्दार की। आपको पता है नारा किसने दिया था और ये नारा किसके लिए था? ये नारा और किसी के लिए नहीं, वरिष्ठ नेत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी जी के लिए था। और किसने दिया था मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो सरदार की बेटी बेटी नहीं है क्या? पहली बात। दूसरा, हरियाणा कांग्रेस, देखिए इतनी बड़ी नेत्री हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रही, कुमारी शैलजा दलित समाज से आती हैं, दलित समाज की बेटी हैं। उनको क्या सम्मान मिला है? हुडा जी ने क्या सम्मान दिया उनको? बैनर पोस्टर से उनकी तस्वीरें गायब कर दी। तो सरदार की बेटी बेटी नहीं है, गद्दार की बेटी हो जाती है। दलित की बेटी बेटी नहीं है क्योंकि दलित की बेटी है। चलिए आगे बढ़िए आप। आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहली बार पहुंची देश के इतिहास में, क्या नहीं बोला गया उनको सुचारिता? हमने कई शो किया उसके ऊपर, राष्ट्र पत्नी और ना जाने क्या क्या नहीं बोला कांग्रेस पार्टी के विधिवत नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने। चलिए छोड़िए, सरदार की बेटी बेटी नहीं है, दलित की बेटी बेटी नहीं है, आदिवासी की बेटी बेटी नहीं है। चलिए आगे आइए आप। शाहबानो किसी की बेटी नहीं थी क्या? शाहबानो जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने प्रगतिशील निर्णय दिया था कि मुस्लिम डाइवोर्स वुमेन को मेंटेनेंस मिलना चाहिए, इसके विरोध में कानून कौन लेकर के आया था? चलिए आप आगे बढ़िए, इसके में आपको कोई मतलब नहीं। दलित की बेटी बेटी नहीं है सुचारिता, मुस्लिम की बेटी बेटी नहीं है, शाहबानो कोई बेटी नहीं है, आदिवासी की बेटी बेटी नहीं है, सरदार की बेटी तो गद्दार हो जाती है। और आज राहुल गांधी जी, मतलब बड़ा ताज्जुब होता है और मुझे बड़ा, मैं आभारी हूं कि आपने ये हिजाब वाला विषय उठाया है। हिजाब के विषय में बाबा साहेब अंबेडकर ने फ्रीडम और पार्टीशन ऑफ इंडिया पेज नंबर 254-255 में ये कहा है, हिजाब इज एन इंडिकेशन ऑफ स्लेविश मेंटालिटी। कांग्रेस पार्टी सही है, बाबा साहब अंबेडकर सही? मैं पूछना चाहता हूं, हिजाब वेयरिंग वुमेन वॉकिंग ऑन इंडियन स्ट्रीट इज एन इंडिकेशन ऑफ स्लेविश मेंटालिटी। हिजाब पहनी हुई महिलाएं यदि भारत के सड़कों पे चलती हैं तो यह गुलामी मानसिकता का प्रतीक है। बाबा साहब अंबेडकर सही या कांग्रेस पार्टी सही? आप पूछ लीजिए, आप बता दीजिए। मतलब विचित्र सी बात लगती है। पहली बार इनकी कर्नाटक में सरकार है सुचारिता, हिमाचल में सरकार है, कितनी महिलाएं मंत्री हैं जरा पूछिएगा आपको? एक भी महिला मंत्री नहीं है। सत्ता में भागीदारी देंगे नहीं, जो महिला राजनीति करना चाहती है हरियाणा में उसको स्थान देंगे नहीं। बेटी जो सरदार की होती है वो देश के गद्दार की हो जाती है। और आज राहुल गांधी की, मतलब बड़ा ताज्जुब होता है मुझे, लुक एट हिज ऑडेसिटी। राहुल गांधी, आप देखो उनकी हिम्मत कैसे होती है कि पेट्रियार्की की बात करते हैं।
देखिए हमारे यहां पटना में एक शब्द चलता है सुचारिता, अकबका जाना। तो राहुल गांधी अकबका गए हैं, इतनी संख्या दिखी तो अकबका गए, मेंटली अनस्टेबल हो गए। थोड़ा अपने इतिहास को झांक करके देखने की जरूरत है आपको। गांधी ने मनु के बारे में क्या कहा था, नेहरू ने मनु के बारे में क्या कहा था, जरा पढ़ के आइएगा। और आखिरी बात मैं बताना चाहता हूं आपको, यह देश यहां पे आज अनु से चलेगा, मनु से नहीं चलेगा। मैं पूरे जिम्मेदारी, पूरे संवेदनशीलता के साथ कहना चाहता हूं, आज अनु की बात होती है और राहुल गांधी मनु के जमाने में देश को ले जाना चाहते हैं। हमारा युवा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना रहा है सुचारिता, ड्रोन दीदी आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद मनु मनु मनु, समाज के पिछड़े वर्गों की बात आप करिए, लेकिन भेदभाव तो मत करिए। दलित की बेटी के खिलाफ, बेटी छोड़िए दलित का बेटा, पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी, उसको अपमानित करते हैं आप। बिहार में राजेश राम, इतिहास गवाह है सुचारिता, बाबू जगजीवन राम से लेकर के बाबा साहेब अंबेडकर तक, इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जन्म के आधार पे भेदभाव आप करते हैं, लिंग के आधार पे भेदभाव आप करते हैं, क्षेत्र के आधार पे भेदभाव आप करते हैं। और आज आपके अंदर ये नैतिक साहस कहां से आता है, मेरे मन में ये सवाल खड़ा होना बहुत ही लाजमी है, बहुत ही स्वाभाविक है। आपके पार्टी में प्रियंका गांधी कब आई, यहां पे कब एमपी बनी है, कब सांसद बनी है? आप सत्ता में पोजीशन नहीं देना चाहते हैं, सत्ता में साझेदारी नहीं करना चाहते हैं। मतलब कितने शर्म की बात है कि हमारी आधी आबादी में आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिला कर्नाटक मंत्रिपरिषद में, एक भी हमारी बहन नहीं मिली हिमाचल के मंत्रिपरिषद में। और मैं दावे के साथ कहता हूं, पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें हमारे कैबिनेट का हिस्सा है, हमारा देश चला रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम महत्वपूर्ण स्थानों पर आज हमारी बहनें हैं, आज हमारी माताएं हैं। और कांग्रेस पार्टी बात कर रही है, मतलब इससे ज्यादा दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा, डुअल स्टैंडर्ड्स, हिपोक्रेसी, इसका हाइट्स हो नहीं सकता है।